जी आपके प्रोग्राम में आपको खुशामदीद करेंगे। सलाम मेट्रो लाइट, मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेट्रो लाइट के साथ मैं हूं फरहा औरंगज़ेब। जैसे कि रोज़ाना आप हमें अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे होते हैं और आज बाकी दिनों की मुनासबत जो ना आज मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो है। हाँ, उसकी वजह यह है कि वो सर्दी और गर्मी वाला जो सर्दी और मौसम है ना, गर्मी और दूसरी तो इनको तबीयत सर्दी में गर्मी लग जाती है, गर्मी में सर्दी लग जाती है, कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं। ऐसा ही है। ऐसा ही है बिल्कुल। और अच्छा, यहाँ पे गला भी थोड़ा सा इनका खराब नजर आ रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है। ऐसे मुख्तार एसी बंद नहीं करने देते, बोलते नहीं गर्मी है खोल दें, क्या बात है भाई। लेकिन क्या अच्छा करें, जी, चलें, सर्दियों का काम तो मौसम करना है है। और इस सर्दियों के मौसम के हवाले से अगर हम बताएं तो अब कराची में मजीद सर्दी पड़ने की पेशगोई की जा रही है। सुबह बिल्कुल। सुबह मैंने कहा एक अच्छी खबर आप लोगों के लेकिन साथ ये शेयर कर दी जाए। 31 के बाद जो है ना बहुत मौसम चेंज हो गया है, चेंज हो बहुत गया। ज़्यादा ठंड फील हो रही है। अब बाज़-औक़ात पहले सुबह में या दिन में इतनी ठंड हमें लगती नहीं थी, लेकिन अब जो है ना ज्यादा रूम फील में होने अगर आप लगी। बैठे हो और बगैर एसी या फैन के तो ऐसा फील होता है कि बाकायदा ठंड लग रही है। ठंड लगे, बिल्कुल ठंड लग ऐसा ही रही है। है। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। चूंकि अब हम देख रहे हैं कि जी आज का दिन अगर हम बात करें तो अब आज के दिन के हवाले से, क्योंकि डेफिनेटली जुमेरात का दिन है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें डेट के हवाले से तो जी आज का दिन एक मंसूब है दिन कैरियर के हवाले से, कैरियर ओरिएंटेड लोगों के लिए या वो लोग जो कि अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके हवाले से बड़ा ज़बरदस्त सही दिन है। आज के दिन को कहा जाता है नेशनल कैरियर कोच डे। अच्छा, कैरियर समझ आता है, लेकिन कोच डे मतलब आपका कोई मेंटोर होगा। आपका है कोई मेंटोर जिससे आप समझती हो कि आपने कुछ सीखा समझा? जब मैंने फील्ड ज्वाइन की थी तो तब जो मेरे उस्ताद थे जिन्होंने सिखाया, ऑब्वियस सी बात है, न्यूज़ का ही शोबा इतने अरसे से मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो मुझे आज भी उनकी जो सिखाई हुई चीज़ें हैं ना आज भी काम आ रही हैं बहुत जबरदस्त। सारी। और बहुत हमने अपने वक्तों में बहुत ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग की थी और मैं समझती हूँ कि वो सख्त ट्रेनिंग आज हमें बिल्कुल सही काम आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त के और साथ साथ हम उन चीज़ों के साथ ढलते जा रहे हैं। ऐसा ही है, लेकिन दूसरी जानब देखें, अगर कैरियर की बात आती है, कोच की बात आती है, मेंटोर की बात आती है, तो हर शख्स अपने कैरियर में जब सीखने का एक मरहला होता है तो उसका कोई ना कोई मेंटोर होता है। मेंटोर नहीं होता तो कोई ना कोई ऐसा टीचर होता है जो उसे गाइडलाइन दे रहा होता है। तो आज जो 8 जनवरी का दिन है, इसको कहा जाता है नेशनल कैरियर कोच डे या कोचिंग डे भी कह सकते हैं। तो भाई क्या होता है इस दिन, कुछ बताएंगे? बिल्कुल बता देते हैं हम आपको। हर साल 8 जनवरी को हम नेशनल कैरियर कोच डे मनाते हैं और पूरे अमेरिका में कैरियर कोचेस को अहम काम जो वो करते हैं उसको सराहा जाता है। यानी कि आज हम इस असर रसूख को उजागर करते हैं जो कैरियर कोचेस अपने क्लाइंट्स के कैरियर रास्तों मुस्तकबिल की सलाहियत पर डालते हैं। कैरियर कोचेस न सिर्फ काम की दुनिया के मुस्तकबिल को तश्कील दे रहे हैं बल्कि लोगों को वो बामायने और तसल्ली बख्श कैरियर तलाश करने में भी मदद दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। नेशनल कैरियर कोच डे के मौके पर हम इस पेशे में बाहिमी रफाकत को फ़रोग देते हैं, मनाने की फिजा कायम करते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब एक और चीज़ होती है, बड़े हमारे जो व्यूवर्स होते हैं उनके सवालात भी आ रहे होते हैं, जिस तरीके से फीडबैक उनकी आ रही होती है इस तरह अक्सर और बेशतर सवाल करते हैं। अब आज की जिस तरह कैरियर कोच की बात हो रही है तो लोग ये भी पूछना चाहेंगे ना कि भाई ये कैरियर कोच है क्या? है क्या? तो भाई ये जो कैरियर कोच है वो माहिर पेशावर अफराद होते हैं जो मौजूदा मुलाजमत और भर्ती के तरीक़ेकार से बिल्कुल बाखबर होते हैं। ये अफराद लोगों की मदद के लिए मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं, जैसे कि कैरियर की मनसूबाबंदी, मौसर तरीके से काम करने का तरीका, इंटरव्यू, फिर तनख्वाहों के मामला, गुफ्तगू शुरूत की महारतें सिखाना और एक बेहतर कैरियर हासिल करने के पूरे अमल में रहनुमाई फराहम करते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब हम आपने देखा है कि आप जरिए फ्लाइट्स, आपने भी बैरून मुल्क और इसके साथ अंदरूनी मुल्क फ्लाइट्स में सफ़र भी किया होगा। आप देखते हैं जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो आपको पूरा गाइडलाइन दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं आपने एग्जैक्टली। यहाँ जाना है, आपने यहाँ बैठना है, आपकी चेयर बता रहे होते हैं, आपकी सीट किस जानिब है, आपने अपना बोर्डिंग पास दिखाएं या और जो जिस तरह के भी मामला को वो हैंडल कर रहे होते हैं साथ ही साथ। तो इसी तरह जिंदगी में भी एक जैसे लाइफ कोचेस की अगर हम बात करें, कैरियर कोचेस की अगर हम बात करें, तो लाइफ कोच आपको आपकी जिंदगी में जो मुश्किल वक्त आता है या जो आपको जीने के सही तरीके सिखाते हैं, यानी कि आप अपना वक्त, अपनी जिंदगी को जो है वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ना करें या आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी आपके साथ वो रहते हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में रुझान शायद थोड़ा कम है लाइफ कोचेस के हवाले से। एक चीज बड़ी अच्छी, जैसे अभी मैंने कहा कि 2 घंटे का सफर होता है, अब 2 घंटे का या 3 घंटे का, अक्सर जारी अगर इंटरनेशनल फ्लाइट से तो उसके फिर अलग अलग जो है वो औकातकार हैं, लेकिन ऐसे में आपने देखा है अगर 2 घंटे का आप यहाँ से इस्लामाबाद तक भी सफर करती हैं और जिस तरीके से
क्रू मेंबर्स जो होते हैं वो आपको वेलकम कर रहे होते हैं, जिस तरह वो गाइडलाइन दे रहे होते हैं, कितना अच्छा लग रहा होता है। इसी तरह सोचे कि अगर आपकी पूरी लाइफ के लिए जो आपकी जर्नी है या तो फिर वो चीजें जो है ना सही सही अंदाज में होने लग जाती हैं, कुछ गलत होने से बच जाता है, कुछ खराब। अगर आप कोई काम, जरूरी नहीं कि आपने कोई काम स्टार्ट किया है तो वो पहली दफा में ही आप सही कर लें, वो आगे लाइफ में आप जब उसको 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे तो वो बेहतर होता जाएगा। इसी तरह से लाइफ कोचेज और जो कैरियर कोचेज होते हैं वो भी यही कहते हैं कि आपकी अपनी लाइफ में आप जितनी भी कोशिश करेंगे चीजों को मजीद और बेहतर बना सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और चाय जो है मेरी ठंडी हो रही है, लेकिन उसी के साथ साथ सियासी गुफ्तगू का सिलसिला भी अब जारी रखेंगे, क्योंकि अब जो खबर आ रही है वो इसी हवाले से कि हुकूमती सतह पे कुछ चायमागोइयां सामने आ रही थी और उसमें बताया जा रहा था कि शायद ये हुकूमत चली जाएगी या इस हुकूमत के बाद कोई और हुकूमत आएगी। लेकिन भाई सारी बातें एक जानिब है, हम ये देख रहे हैं कि अगर तरक्याती काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फलता फूलता पाकिस्तान नजर आ रहा है, तो भाई जो भी हुकूमत मौजूद है, सारे इख्तलाफात एक तरफ, अगर अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी पॉलिसीज ला रहे हैं, आवाम को रिलीफ फराम कर रहे हैं, तो भाई आप मौजूद रहें, वो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो ऐसे में जो है ना वो बताया जा रहा है, वजीर आजम की पास से किसी जराए ने बात बताई है कि भाई कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल के ताल्लुकात परफेक्ट हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसका मतलब ये कुछ यकीन दहानी करवाई जा रही है, ऐसे ही हो भी सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात रूमर्स फैला दिए जाते हैं और इस तरह की चाहे या आपसी थोड़ी सी कशीदगी अगर कोई हो या कोई छोटा मोटा इख्तलाफ भी कोई हो सकता है, तो वो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये इख्तलाफ इससे ज़्यादा बड़ा है या इसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन उन्होंने वाज़े कर दिया और उन्होंने ये चीज़ अपनी तरफ से साफ भी कर दी कि भाई ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, वंडर बॉय की बात हो रही है, अब जो बात हो रही है वंडर बॉय की, तो ये वंडर बॉय किस तरफ है ये भी सबको पता है। तो इस्लामाबाद में बताया जा रहा है, मुतालिका ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तब्दील करने के लिए मुबैना तौर पर किसी वंडरफुल बॉय को तलाश नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो खुद वंडरफुल बॉय हैं, क्योंकि वो जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो आवाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। उनके दौरे हुकूमत में अब 2 साल मुकम्मल हो गए। हमने ये भी देखा कि जी बुनियानुल मरसूस की बात कर लें, पाक अफवाज की हम बात कर लें, तो हमने बड़ी फतहें हासिल की हैं। और कौम का जो फख्र है वो यही है कि जी अगर हम कामयाबी से आगे बढ़ते चले जाएंगे, मुल्क हमारा आगे बढ़ते चला जाएगा। यही कामयाबी एक अच्छे शहरी की निशानी है कि वो उसके ऊपर फख्र भी करता है और उसकी कामयाबी के ऊपर जो है वो क्लैप्स भी करता है। अच्छा, आपकी जिंदगी में बड़े कम होते हैं ऐसे लोग, जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो आपके लिए क्लैप्स करें, ऐसे हैं कोई आपकी जिंदगी में? हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में जी बिल्कुल अच्छे, क्या कहते हैं, खैर खा तो आप हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं ना, तो कभी कभी हमारा अपना दिमाग भी जो है ना वो उस तरह से काम नहीं कर रहा होता है, फिर वो गलत चीज़ों को रोकने, अगर कभी जैसे हम टीनेज होते हैं, बच्चों को अगर हम कोई अच्छी बात समझाएं तो उनको वो लगता है कि नहीं आप मतलब मुझे इस काम से मना नहीं कर सकते हैं, मतलब। लेकिन फिर वो है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं तो हमें भी वो समझ बूझ आने लग जाती है कि हम गुजर जाता है, फिर समझ आता है, तो ये चीज़ गलत है। लेकिन ऐसे में ना एक चीज़ बड़ी अच्छी, मिसाल के तौर पे अगर मेरा कोई दोस्त है और मेरे वालिदैन ने भी मुझसे वही नसीहत की, लेकिन मेरा दोस्त अगर उस फ्रेंड ने अंदाज में जो बोलेगा ना यार जो तुम ये कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, अब तुम्हें इस तरह करना चाहिए, मैं उसकी बात सुन लूंगा। तो अब कैरियर का जो आपके कोच होते हैं ना, उनके अंदर सबसे अच्छी सलाहियत ये होती है। आपने ये भी देखा होगा जब बच्चे ट्यूशन स्कूल जाते हैं या कुरान पाक की तालीम हासिल करने जाते हैं, तो उनकी जो टीचर्स उनको समझा देती हैं या वो जो बता देती हैं, तो बच्चों को लगता है नहीं जो उन टीचर ने बताया ना वो ठीक है, जो अम्मा ने या अब्बा ने बताया ना वो सही नहीं है, जो टीचर बता रही है वो ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, वाज़ेह तौर पे जो है वो जरा ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी एहतराम वैसे ही परफेक्ट यानी शानदार हैं जैसे पहले थे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान समझौते, काम करने का ताल्लुक और बाहमी एहतराम में आया कोई तब्दीली आने के हवाले से पूछे गए सवालात पे उन्होंने यही कहा कि एक बराह रास्त सवाल के जवाब में उन जराए में अहम ओहदे पर तैनात एक जरिए ने बिला झिझक कहा कि बहुत ही शानदार ताल्लुकात हैं। जराए ने इस ख्यास आराई को भी मुस्तरद कर दिया कि किसी मुबैना बड़े मंसूबे के तहत वंडर बॉय की जरूरत है। तो भाई किसी वंडर बॉय की जरूरत नहीं है, हमारे पास वंडर बॉय की अगर बात करें तो आसिम मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फील्ड मार्शल हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो खास करके पूरी फौज की कमान को संभाल रहे हैं। इतना बड़ा वंडर बॉय हमारे पास मौजूद है, हमें और क्या चाहिए जिसपे पूरी पाकिस्तानी। अच्छा, उसके अलावा भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुख्तलिफ जो आलमी फोरम्स हैं या जितने भी हम अपने बात करें सरमायाकारी के हवाले से, हम अपने मुल्क की तरक्की के हवाले से बात करें तो बहुत अहम किरदार अदा किया है दोनों शख्सियात ने। मार्का हक की बात की जाए, बुनियानुल मरसूस की बात की जाए तो फील्ड मार्शल ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बहुत आला किरदार अदा किया, जो दुनिया भर में आज हमारी वाह वाह हो रही है, लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं।
बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और दूसरी जानिब जो है ना, अब जब आपने बुनियानुल मरसूस की बात कर दी, जब आपने कामयाबी की बात कर दी, तो आपको पता है वो जो उड़ते हुए 6 तैयारे हमने ज़मीं बोस किए हैं ना, उन तैयारों को ज़मीं बोस करने के एग्जैक्टली, बाद अब पाकिस्तान को बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ऑर्डर्स मिल और रहे हैं। बताया जा रहा है कि मार्का हक के बाद जहाज़ों के इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि 6 माह में आईएमएफ को खुदा हाफिज़ भी हम कर कर सकते सकते हैं। हैं। और ऐसा कहना है मुस्लिम लीग नून के हम कहेंगे जमात से भी उनका ताल्लुक है और हुकूमत के वो वजीर भी हैं। वजीर दिफा का एक बड़ा बयान आया, वो कहते हैं कि जी आईएमएफ को हम खुदा हाफिज करने वाले हैं, क्योंकि जहाज़ों के इतने ऑर्डर मिल रहे हैं। अब जहाज़ों के जब ऑर्डर मिलेंगे तो डेफिनेटली इससे फ़ायदा मुल्क के लिए होगा। और इसका सारा सहरा जो है वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को जाता बिल्कुल है, ऐसा ही है। उनकी सलाहियतों की वजह से, उनकी स्ट्रैटेजिक जो अप्रोच है उसकी वजह से जैसे कि हमने। गुज़िश्ता रोज़ आपने जी, भी देखा होगा कि डीजीआईएसपीआर ने जो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बेशक। की थी और उन्होंने उसमें ये भी कहा कि भाई भारत हो या बांग्लादेश हो, हम दोनों को एक साथ निमटने के लिए तैयार हैं। हमारे पास अख्तियारात की कमी नहीं है, हमारे पास पैसे की भी कमी नहीं है, तो दोनों एक साथ आ जाएं, हम दोनों को एक साथ निपटा देंगे, कोई सही। बड़ी बात अच्छा, नहीं है। लेकिन उन्होंने ये ये जुमरा नहीं था उनका, लेकिन जो जुमरा था बड़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ था। सारी भारत के हवाले से बात हो रही थी, जी। हमसाय ममालिक में। उन्होंने ये कहा कि जो कोई भी मेरी आंख से पाकिस्तान को देखेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह भारत का हाल किया उस बिल्कुल। तरह हम उसका भी करेंगे। तो स्पेसिफिकली किसी एक कंट्री नहीं, एक बहुत मतलब सारी वैसे भी, कंट्रीज हाँ को उन्होंने ये बिल्कुल, कहा कि ये इस वक्त सारे जो मामला हालात है। चल रहे हैं जी। सब तरह से, तो उसी तरह से उनका और भी यही डेफिनेटली कहना वही था। दहशतगर्दी से नंबरदाज़बा होने के लिए हम देख रहे हैं कि अब जो प्लान्स जो किए जा रहे हैं, जिस तरीके से डिजिटल दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए भी काम किया जा रहा है, तो हम सभी इसको सराहते भी हैं। वहीं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में हमारे जहाज टेस्ट हो गए, मार्का है के बाद हमें इतने ऑर्डर्स मिले हैं कि 6 माह में आईएमएफ को खुदा हाफिज करेंगे। और एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए भी उन्होंने ये कहा कि भारत के साथ एक और जंग के लिए भी हम तैयार हैं, अगर वो चाहते हैं तो। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जंग में पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा है। मोदी को फेंटी पड़ी, वहीं नरेंद्र मोदी की ना मुल्क और ना बैरून मुल्क इज्जत रही। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि 2025 में भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाद इतने जहाज़ों के ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह में आईएमएफ को खुदा हाफिज करने की पोजीशन रखते हैं। अच्छा, अब आप भी ना मुझे देख रही थी और मैं देख रहा हूँ सारे व्यूवर्स भी इस वक्त ना थोड़ा सा हंस रहे होंगे, यार इतनी जो है ना वो खबर है और इसको इतने अच्छे, मतलब आप जो है वो इतना हंसते हुए पढ़े। असल में मुझे वो सारी वाकयात याद आ रही है। याद है फरहा, आप भी न्यूज़ चैनल में होती थी, हम भी न्यूज़ चैनल में थे, और खास करके जब बुनियानुल मरसूस वाले वाकयात चल रहे थे तो भरपूर तरीके से आप देखते थे। हमें ऐसा लगता था जब वहां से कोई खबरें आती थी ना डिजिटल मीडिया के जरिए, या हम दूसरी उनके चैनल्स की जो खबरें देख रहे होते थे, तो हम कहते थे ये लोग क्या मजाक कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये जो जहाज गिरने की बातें आ रही है की ना, बात है जब यही बुनियाद महसूस हो रहा था, तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी किसी जलसे से खिताब कर रहे थे, एंड लिटरली जब मैं उसको सुन रही थी ना, तो मुझसे अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं हो रहा वो था। लगता है जोक कि ज्यादा ये करते बोल हैं क्या रहे हैं, और ये बातें कम करते हैं, किस ऐसा रविश ही पे चल पड़े हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो किसी को समझ तो आता वो नहीं है। भौखलाहट का शिकार है ना बिल्कुल असल में। ऐसा ही है। और वो रहती कहेंगे ना कि आने वाले वक्तों में भी इसी तरह भौखलाते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि भाई पाकिस्तानियों को जो है ना वो जहाज़ों के ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए, और इसमें हम ये कहेंगे कि हमारी पूरी कौम के लिए भी फख्र है इसमें, और जो सरमायाकारी आएगी उससे मुल्क के निज़ाम में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे वक्त ब्रेक का हो चुका है हमारे पास, क्या ऐसा ही है? पूछ लेते हैं हम अपने प्रोड्यूसर से कि ब्रेक का वक्त हो गया या हम नेक्स्ट स्टोरी की जाने पड़ जाएं। चला जी, मेरे ख्याल से हम जो है नेक्स्ट की स्टोरी की जानिब जो है ना बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट स्टोरी की अगर हम बात करेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। और जिस तरीके से आपने देखा कि 27वीं तरमीम पास हुई, अब 28वीं तरमीम के बारे में भी बातचीत की जा रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि सूबों को जो है बाख्तियार बनाया जाएगा, सूबों के वसाइल जो है इंतजामी सतह पे अलग अलग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बना दिए जाएंगे। तो कुछ ऐसी खबर आई है सामने? बिल्कुल ऐसी खबर एक हमारे पास अभी भी मौजूद है, वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद को 3 टाउन कारपोरेशंस में तकसीम करने का फैसला कर दिया है। अच्छा जी, बल्दियाती निज़ाम के तहत इस्लामाबाद में 3 मेयर और 6 नायब मेयर होंगे। बल्दियाती निज़ाम पंजाब मॉडल पर तश्कील देने की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का निज़ाम ख़त्म करने की तैयारी कर ली गई है। हर टाउन का कॉरपोरेशन में 1 मेयर और 2 नायब मेयर तैनात किए जाएंगे। मेयर और नायब मेयर का इंतखाब बराह रास्त अवाम नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक यूनियन काउंसिल चेयरमैन बिलवास्ता तौर पर मेयर और नाइब मेयर मुंतखब करेंगे, जबकि इस्लामाबाद को कौमी असम्बली के 3 हलकों की बुनियाद पर 3 टाउन तकसीम करने की तजवीज़ भी दी गई है। टाउन कॉरपोरेशंस को इंतजामी और माली खुद मुख्तियारी देने की भी तजवीज़ दी गई है, जबकि CDA के मुतादिद इख्तियारात मरहलवार टाउन कॉरपोरेशंस को मुंतकिल होंगे।
क्या बात है भाई, जबरदस्त है। अब हम मेयर की अगर बात करें तो हम ये देखते हैं कि जी एक शहरी कराची है, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ टाउन्स की बुनियादों पे जो है वो मेयर्स बनाए जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इकदाम है और ये एक समझ ले टेस्ट है। अगर ये टेस्ट कामयाब हो जाता है तो इस तरीके से हम तो कहते हैं पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में और जहां जहां बड़े शहर हैं उनमें भी टाउन इंतजामिया को मुतहरिक होना होगा। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मेयर का जो मुंतखब होने का मामला है वो कोई भी आवाम से नहीं होगा, बल्कि अगर वो टाउनशिप में जो भी जमात काम करती हुई दिखाई दे रही है, जो जमात सेलेक्ट हो जाएगी, उन्हीं के मेंबर मिलके अपना ही कोई शख्स जो होगा उसको इसका मतलब है कि मेयर कंपटीशन बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। बढ़ जब जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा तो लोग चाहेंगे कि हम इससे अच्छा काम करें, हम इससे अच्छा काम करें। exactly, और उस भाग दौड़ में आप देखें कि मुल्क भी तरक्की करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसके साथ साथ और आवाम मसले के लिए मसाइल जो भी मसले बहुत मसाइल आसानी से और बहुत आसानी से जल्दी हल हो जल्दी जाएंगे। हल भी हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ये ये बहुत बताया अच्छी भी चीज जा रहा है है कि इस्लामाबाद को कौमी असम्बली के 3 हलकों की बुनियाद पर 3 टाउन्स में तकसीम करने की तजवीज़ बताई गई है। टाउन कॉर्पोरेशन को इंतजामी और माली खुद मुख्तारी देने की तजावीज़ भी सामने आई है। मजीद उन्होंने कहा कि मेयर नायब मेयर की मुद्दत का जो सिलसिला है वो 4 साल तक मुकर्रर भी रहेगा। इसकी अभी से तजवीज़ दी गई है, वरना 2 साल के बाद के मामला थे तो अब 4 साल का कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तरमीम के बाद नई हदबंदी और इंतखाबी शेड्यूल भी जारी करेगा। सही, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए अगर जितना कराची की अगर हम बात करें तो कराची एक बहुत बड़ा शहर है और कराची के मसाइल भी उतने ही बड़े हैं और उतने ही ज़्यादा हैं। तो कराची की जो तरक्याती काम है या कराची की जो चीज़ें हैं अगर हम उस पर भी इसी तरह से काम करें तो जो मसाइल का सामना हमें इस वक्त है वो हम बहुत जल्दी जो है ना उन चीज़ों से ख़त्म हो जाएंगे और वो आसानी से हमारा कराची भी जो है ना उस इस्लामाबाद की तरह खूबसूरत और देखिए वही वाली बात है कि हर शहर की अपनी खासियत है। हमारे शहर में जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हमारे पास समंदर मौजूद है, तो ये चीज़ें बड़ा अट्रैक्ट करती हैं सयाहती जो लोग होते हैं उनके लिए। लेकिन देखिए अभी जो ज़्यादातर अगर हम बात करें सियाहती मकाम जो इस्लामाबाद में जैसे जो ग्रीनरी है, जो पहाड़ है वहाँ पर, तो यहाँ भी इस तरह की अगर चीज़ें दुनिया का चौथा सबसे बड़ा खूबसूरत कैपिटल है भाई, तो ये एजाज जो है वो हमारे सर है, पाकिस्तानियों के सर है कि उसको रखा हुआ इतने अच्छे तरीके से है। और मैं ये कहता हूँ कि जब तक मेंटेन नहीं करेंगे ना किसी चीज को, वो चीज आगे पायदार होती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन अब देखिए अब जो बात है सिंध हुकूमत ने काम करना शुरू कर दिया है, बहुत सारी चीजों में बहुत बेहतरी आ गई है, तरक्याती काम बहुत तेजी से इस वक्त चल रहे हैं। अभी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, डबल डेकर बसेज आ गई हैं। अभी हाल ही में मेयर कराची ने जू का इफ्तिताह किया। 2026 का साल तरक्याती मंसूबों का साल है, तो हमारी बहुत सारी विशेष मेयर रोड का कराची काम के साथ जैसे भी उन्होंने है। कहा कि 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उन्होंने तफरी मकामात पर भी जो है ना वो काम करना शुरू कर दिया। कराची जू को एक बार फिर उन्होंने नए तर्ज और तामीर के साथ आवाम के लिए खोल दिया, तो ये बहुत अच्छी चीज है, जो कि अच्छे इकदाम है शहरियों के लिए होने भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब हम बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे से जुड़े रहे, देखते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइफ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है। वक्त हो गया था ब्रेक का और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मछली के हवाले से। मैं इनको एक पोयम सुना रहा था। बचपन में हम वो सुनते थे पोयम कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब ये जो हमारे सिंध में पानी है, जो समंदर है जिसमें हम बात कर रहे थे, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिलसिला देखने में आ रहा है और बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है जिसमें बताया जा रहा है कि गैर मुल्की मछलियाँ पाकिस्तान में आ गई। ऐसा ही भाई, कौन सी गैर मुल्की मछलियाँ? बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ यानी कि 5 जनवरी कराची फिश हार्बर पर नायाब गैर मुल्की मछली की आमद हुई है और माहिरीन ने जो है वो खतरे की घंटी बजा दी। WWF पाकिस्तान ने हमलेआवर मछलियां आबी हयात और माहीगीरी की मईशत के लिए संगीन खतरा करार देते हुए कहा कि सखर के करीब आबी जखीरे से अमेज़न सल्फन कैट फिश बरामद हुई है। गैर मकामी हमलेआवर मछली सिंध और जनूबी पंजाब में फैल चुकी है। अमेज़न सल्फन कैट फिश मकामी आबी हयात और माहीगीरी के लिए संगीन खतरा करार दे दिया गया है, जबकि अमेज़न सल्फन कैट फिश मछली मोटे और मजबूत जिस्म यानी हड्डियों से ढकी जिल्द रखती है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होती है। इस मछली की कसरत ब्राज़ील और पेरू के साहिली और दरियाई अमेज़न में पाई जाती है। आमतौर पर साफ पानी में जिंदा रहती है। 1855 में इस मछली को फ्रांसीसी माहिर हयातियात फ्रैंकोइस कास्टेलाओ ने दरियाफ्त किया था और इसे हयातियाती नाम भी दिया था। जबरदस्त। और ये बताया जा रहा है
एक्वेरियम फिश के नाम से भी बड़ी मशहूर बहुत है। फेमस है जी। और कुछ लोग इसको स्वीपर फिश भी कहते थे पहले, लेकिन अब जो है इसके नाम बड़े मुख्तलिफ हो गए। मुख्तलिफ लेकिन हो गए। सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, वो कह रहे साफ पानी में रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सखर से ये मछली अगर आ रही है तो वहाँ जो सखर में जो पानी है बड़ा साफ पानी है, साफ पानी जिसकी वजह से ये मछली जो है वहाँ पर समझ लें कि उसकी अफजाइश भी हो रही है और ज्यादा तादाद और में तादाद भी बढ़ गई ज्यादा है। हो गई। लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि खतरे की घंटी बज गई। तो वो क्यों बजी है उसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि ये हमला आवर मछलियां कौमी हयातियाती तनों के लिए एक बड़ा खतरा है। और ये भी बताया जा रहा है कि इन गैर मुल्की मछलियों की दरामद पर कड़ी निगरानी और कतरीना का भी मुतालबा किया जा रहा है। WWF पाकिस्तान की वजारत मौसमियाती तब्दीली और मुतालिका इदारों को फौरी इक़दाम की सिफारिश भी की गई है। माहिरीन के मुताबिक इसके फैलाव के बाद अब इसका मुकम्मल खात्मा या कंट्रोल तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। WWF के मुताबिक अमेज़न सैलफिन कैटफिश इन 26 गैर मकामी मछलियों में शामिल हैं जो पाकिस्तान में जानबूझकर हादसाती तौर पर मुतारिफ करवाई गई हैं। मछली गलती से पाकिस्तान के कुदरती आबी जखायर में दाखिल हुई और अब सिंध और जनूबी पंजाब में तेजी से फैल चुकी हैं। WWF पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान में 26 गैर मुल्की मछलियों की इकसाम हमला आवर है। लेकिन ये देखें, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। ये तकरीबन 4 साल पहले भी ऐसा एक वाकया पेश आया था जब किंजर झील से इसी तरह की मतलब यही फिश एक दफ़ा पकड़ी भी गई थी। लेकिन इस फिश का मसला ये है कि ये जो आसपास की जो मकामी मछलियाँ होती हैं, जिससे हमारे माहीगीर जो है जिनका गुजर सफ़र सारा उस पर होता है, तो ये उनके लिए बहुत खतरा उनके लिए साबित होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग घरों में पालते हैं, एक्वेरियम्स में ये फिश रखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये एक्वेरियम की सफाई के लिए ये मछली पाली जाती है, क्योंकि वो जो जितनी भी उसमें गंदगी हो जाती है, और फिर वो क्या करते हैं कि वो ले जाके उस एक्वेरियम, अगर लोग खत्म कर देते हैं एक्वेरियम्स अपने घरों से, तो फिर वो ले जाके दरिया में या समंदर में डाल देते हैं। फिर उसके बाद इनकी अफजाइश बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज जो है सामने आ रही है, जिस तरीके से मौसमियाती तब्दीली के ऊपर हम देखते हैं कि हमेशा बात होती है। हम अगर बात करें ह्यूमन राइट्स की भी, तो उसमें भी मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, या एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करते हैं उसमें भी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बहुत बात होती है। अब मौसमियाती तब्दीलियों का जो असर है वो इंसानी जिंदगी में भी तो हो रहा है, लेकिन ऐसे में आबी हयात पे भी हो रहा है। वहीं जिस तरीके से भी दिखाया जा रहा है कि इनकी अफजाइश बढ़ने लगी है, लेकिन अगर इनकी हिस्ट्री में जाएं देखें तो ये वो उन इलाकों में होती थी जो कि ज्यादा सर्द इलाके होते थे ना, वहां पे इनकी अफजाइश अच्छा, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मछली जो है ना वो बहुत ज्यादा सख्त जान होती है। हाँ। सख्त जान मतलब ये घंटों पानी के बाहर जिंदा रह सकती है। इवन कि अगर इसके जिस्म से पूरा गोश्त इसका सूख जाए, सिर्फ हड्डियां बच जाएं, और अगर आप फिर दोबारा उस हड्डी के ढांचे को पानी में डालें तो वो तैरने लग जाती है। क्या बात है, ये तो एक बड़ा कुदरत का एक निजाम है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज देखते हैं आप, इंटरेस्टिंग ये है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो अभी आपने बॉडी स्ट्रक्चर बताया इसका, तो इसका मतलब ठंडे मतलब बर्फ में भी समझ ले रह सकती है अच्छे तरीके से। लेकिन अब सर्वाइव, इसको बहुत अच्छे से सर्वाइव करना आता है हर तरह के माहौल में। तो इसका मतलब ये होगा कि आने वाले वक्तों में फिर बहुत हार्ड एक माहौल आने वाला है, जिसकी जिस तरह ये सर्वाइव करी तो इस तरह फिर लोग भी सर्वाइव करेंगे। इसका मतलब सर्दी की शिद्दत में इजाफा ऐसा ही हो जाएगा। चलें जी भाई, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। और नेक्स्ट स्टोरी हमारी है, और वो भी जो स्टोरी हम बताने जा रहे हैं वो स्ट्रॉ डॉग्स जो है उसके हवाले से बताएंगे आपको, जहां पे हम बता रहे हैं कि कराची में रवां साल सिर्फ पहले 5 दिनों में कुत्तों ने 850 अफराद को काट लिया है। ये पूरी कराची से खबर है, अभी तो पूरे सिंध की नहीं है। कराची में ही 850 लोगों को जो है वो कुत्तों ने जख्मी कर दिया है। कोई राह चलती खातून को कभी कोई जख्मी कर देता है, कभी हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कई शाम में जो है वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो वहां पे कोई ना कोई जो है स्ट्रॉ डॉग्स आके जो है वो उसको बाइट कर लेता है। कराची में बताया जा रहा है कि जी कुत्ते के काटने के वाकयात वबा की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। रवा साल के सिर्फ 5 दिनों में कुत्तों ने 850 अफराद को काट लिया। इंडस अस्पताल कोरंगी में 5 दिनों में 300 नए सगी गजीदगी के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सिविल और जिला अस्पताल में भी कुत्ते के काटने के 300 से ज्यादा केसेस सामने आए। इंचार्ज डॉग बाइट क्लिनिक डॉक्टर आफ्ताब गौहर ने बताया है कि ज्यादातर ये केसेस कोरंगी, हब चौकी, बल्दिया, लांडी और गडाव से रिपोर्ट हुए हैं। इंडस अस्पताल में कुत्ते के काटने का शिकार 41 साल शख्स की इन्फेक्शन फैलने के बाइस उंगली भी काटनी पड़ गई है। तो ये ऐसे मामलात हैं जिसपे हुकूमत को बड़ा सख्त एक्शन भी लेना चाहिए। और ऐसे में बहुत सारे मामला सामने आते हैं जब हम ये देखते हैं कि जी कुत्तों के काटने के जो वाहिद हल है, या तो उनको कोई इंजेक्शन दे दिया जाता है या उनको वो कहते हैं ना कुत्ता मार जो मुहिम होती है वो चलाई जाती है। अब जब ये चलाई जाती है तो ऐसे में जो खास करके जो एनिमल राइट्स वाले हैं फिर वो बहुत सारी आवाज उठाने लग जाते हैं। या तो फिर ऐसा किया जाए कि सारे कुत्ते जो है वो उठा के एनिमल राइट्स वालों के इदारों को दे दिए जाए ताकि वो उनको सही से ट्रेन कर लें, या तो ताकि इस तरह सफाई हो
या तो कोई इसके शेल्टर, आप कोई शेल्टर होम बना के फिर उसको रख लें, ताकि देखें फिर इंसानी जान के लिए तो फिर वो खतरा ही है ना। बच्चे मासूम या जो भी शहरी हैं वो ज़ाहिर तकलीफ में आ जाते हैं, और वो एक नासमझ जानवर ही है, उसे तो नहीं पता ना कि क्या सही और क्या गलत। तो ये कि या तो इनकी वैक्सीनेशन बर वक्त की जाए, टाइम से वैक्सीनेट इनको किया जाए, या फिर इनके लिए कोई शेल्टर होम्स बनाए जाए जहाँ पर ये रखे जा सके। 41 साल शख्स है, उनकी एक उंगली कट गई। इसी तरीके से अगर देखें बच्चा, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी बच्चे में जहर जो है वो कोई इस तरह का इन्फेक्शन जो है फैलने लगा, तो फिर उसके बाद तो मसला ये जानलेवा भी तो है ना, जानलेवा भी तो है, जान से बढ़ के कुछ नहीं है। तो कोशिश करना चाहिए कि इदारों को मिलकर, खास करके हुकूमत को भी, और इसके साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ है और इसके साथ साथ जो दूसरे मुतालिका इदारे हैं उनसे भी हम यही गुजारिश करेंगे कि भाई अगर इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं और जगह जगह इस तरीके से जो बहुतात नजर आ रही है कुत्तों की, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मिल के कुछ ऐसी हिकमत अमली बनाए जिससे खास करके वो शेल्टर हाउसेस में भी चले जाएं, वो भी सेफ रहे और खास करके इंसान की जानें भी बच जाएं। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, और चूंकि अभी हम एनवायरमेंटल चेंजेस की भी बात कर रहे थे, तो अब जब हम बात करने जा रहे हैं जिसमें आपकी तबीयत के भी थोड़े से मामला सामने आ रहे थे, तो क्या है हम चाहेंगे आप ही बताएं। अच्छा, जाहिर है हम मौसम की रोज सुबह बात तो कर ही रहे थे, क्योंकि सर्दियों का मौसम इस वक्त चल रहा है। तो कराची में आइंदा 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात ने यह बता दिया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम खुश्क और रात में खुनक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 14 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि पिछले 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 14.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 63% है। इसके अलावा शहर में शुमाल मशरक से हवाएं 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। क्या बात है। और आपने देखा था अभी जब नई दिसंबर शुरू हुआ था तो शहर कराची के लोग जो बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि भाई अगर कंबल और लिहाफ आप लोगों ने निकाल लिए हैं तो अब वो उसको आप लोग दोबारा से अपनी जो है ना वो अटैची के अंदर या अपने बॉक्सेस लेकिन अब फिर दोबारा निकाल अब दोबारा से जरा निकाले। हम भी यही कहेंगे कि कराची के लोगों को भाई अब आप लोग कंबल जैकेट्स अपनी दोबारा निकाल लें, क्योंकि ये जो सर्दियों का फैशन है बड़ा जरूरी था। आपको पता है सर्दियों में बड़ा जबरदस्त फैशन होता है, लोग जैकेट्स वगैरह या अपर होल्स और जो जॉगर्स होते हैं, एक तो सिर्फ नॉर्मली डेज में हम जॉगर्स पहनते हैं, लेकिन इन दिनों के अंदर तो हमारे पास एक वैरायटी हो जाती है। वो क्या है, लड़कों को आउटिंग करनी होती है लेट नाइट, तो फिर उनको जैकेट्स भी चाहिए होती है, शूज भी चाहिए होते हैं, फिर उनको मफलर्स भी चाहिए होते हैं, कैप्स भी चाहिए होती हैं। ऑब्वियस सी बात है ठंड से बचना है, आउटिंग नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन ठंड से बचाव जो है ना वो अपना पूरा रखते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में आपने देखा इन्फ्लुएंजा का कितना जो था, लेकिन अब ये कि कुछ कम हो गया, लेकिन मौसम जैसे जैसे खराब होगा तो तबीयतों में भी चेंजिंग आएगी। तो अपना मौसम खराब तो नहीं होगा, कुछ लोगों को ये मौसम बड़ा अच्छा भी लगता है, तो मौसम बदलते जाएगा तो लोगों की तबीयत भी बदलती मतलब ठंड ऐसी चीज है ना, आप उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम तो करने पड़ेंगे। और फिर हम सर्दियों में हमारा दिल नहीं करता कोई काम करने का। और जब सुबह सुबह हमें कहते हैं ना, जो सुबह सुबह ऑफिस की कॉल आ जाती है कि जी सुबह सुबह शो करने के लिए आप लोगों ने जो है वो आ जाना है, तो फिर सुबह सुबह उठ के जब हम आपके पास आते हैं तो फिर आपकी फीडबैक का भी हमें बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, और जिस तरीके से अभी हम कुछ देर पहले भी बता रहे थे कि जी आज़ा जो है वो अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि हादसात में जो है वो किसी के कट जाते हैं। इसी तरीके से वो एक कोटेशन है बड़ी अच्छी कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपकी विल है, आपकी ख्वाहिश है, तो आपका रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। इसी तरीके से एक स्टोरी मलेशिया से है, जहां बताया जा रहा है कि मलेशिया से ताल्लुक रखने वाला एक फूड डिलीवरी राइडर एशिया भर में सोशल मीडिया सारिफिन की तवज्जो का मरकज बन गया है। अब ये मरकज क्यों बना है, बताया जा रहा है कि एक बाजू से महरूम फूड डिलीवरी राइडर सोशल मीडिया सारिफिन की तवज्जो का मरकज बन गया है, और इसका बाजू मई 2017 में ट्रैफिक हादसे में कट गया था। बताया जाता है कि 26 साला अहमद नबील रसूली का ताल्लुक मशरकी मलेशिया से है। अहमद नबील सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो का मरकज बन गया उस वक्त बना जब नवंबर 2025 में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें इन्हें एक चेक पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने रोका था जब वो मोटरसाइकिल चला रहे थे। पुलिस एहलकार ने अहमद नबील से पूछा कि उनके हाथ को क्या हुआ। मई 2017 के हादसे में उनकी मोटरसाइकिल सड़क पर फिसल गई और उसमें आग लग गई थी। उस हादसे में वो शदीद जख्मी हुए, दिल की धड़कन आधे घंटे तक रुकी रही, जबकि वो कोमा में भी चले गए थे। अहमद नबील के मुताबिक ये बताया गया है कि जी बहुत मुश्किल वक्त उन्होंने काटा है। लेकिन वही वाली बात है ना, हम फराज जिस तरीके से कहते हैं कि इस तरह के मुश्किल वक्त में हमारे पास बहुत सारे हमारे जो है ना करीबी लोग होते हैं जो आपकी पूछगछ भी करते हैं, आपको सहारा भी देते हैं, आपके बुरे वक्त में आपके दोस्त यार होते हैं जो आपको सहारा देते हैं। लेकिन फिर भी वो एक अंदर से होता है, इंसान कहता है कि यार अब मैं शायद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर्स का इस स्टोरी में जो ना वो बहुत बड़ा किरदार रहा है कि उन्होंने हार नहीं मानी
और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की उस की जान बचाने के लिए। अब वो हाथ से महरूम हो गया, ये तो एक अफसोसनाक बात ही है, ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी की एक माजूरी उसकी हो गई। लेकिन डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की कि आधे घंटे तक उसका दिल बंद रहा, लेकिन फिर भी उसके दिल ने दोबारा काम शुरू किया। डॉक्टर्स की मेहनत और डॉक्टर की लगन थी कि वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो सका है। और एक चीज अच्छी है कि उसने माजूरी को जो है ना अपना कोई वो नहीं बनाया, ऐसा वतीरा नहीं बनाया कि जी अगर मैं माजूर हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये तमाम लोगों के लिए जो कि खास करके अगर उनका कोई ना कोई पार्ट मिस हो गया है या वो किसी हादसे में आपकी कोई भी नुकसान हुआ है तो उसको आप एक तरफ रखें, लेकिन अपनी जिंदगी में आसानियां करते चले जाएं। बहुत सारे हमने देखा, ऐसे भी मैंने ऑनलाइन से बिजनेसमैन देखे हैं जो कि व्हील चेयर पर होते हैं, वो चल नहीं पाते और वो छोटी सी एक उम्र तरह से से ये समझ लें कि आपके लिए मोटिवेशन और आपको इंस्पायर करने वाली स्टोरी है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए तो आपने हार नहीं माननी है। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ेंगे एक और स्टोरी की जानिब, या अब हम ब्रेक पे जाएंगे, ऐसा ही कुछ पूछ लेते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे ले लेते हैं, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइफ। बैक टू द शो। और जैसे कि गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और अब हम नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़े तो बहुत कुछ मुझे फरा बता रही थी। फरा क्या बता रही थी? बिल्कुल, पाकिस्तान में जो है ना हाइकिंग के लिए पूरे दुनिया से 15,000 लोग आते हैं, जबकि नेपाल 15 लोग अफराद जाते हैं हाइकिंग करने के लिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के इजलास में सेक्रेटरी दिफा का ये कहना था कि 100 बड़े पहाड़ों में 62 पाकिस्तान के पास हैं। पाकिस्तान में हाइकिंग के लिए पूरे साल 15,000 और नेपाल से 15 लाख अफराद हाइकिंग करने आते हैं। सेक्रेटरी दिफा ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वजीर आजम ने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी है। ये हवाई अड्डे मुनाफा बख्श हैं, मगर सर्विस का मेयार मतलूबा सतह पर नहीं आया। आउटसोर्सिंग के बाद माहिर निजी कंपनियां खिदमात फराहम करेंगी। बेशक ये कंपनियां गैर मुल्की हों, मगर हम चाहते हैं कि लीड पाकिस्तान करे। क्या बात है, बहुत अच्छा इकदाम भी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने इससे पहले भी देखा फरा कि निजकारी के मामला हमने देखे थे, जहां पे हमने देखा कि पीआईए जो हमारी अपनी एयरलाइन है और उसके निजकारी के मामला सामने आया और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब सर्विसेज अच्छी हो गई हैं। निजकारी के बाद या अब जिस तरीके से प्राइवेटाइज किया जाता है या हम अपनी एयरपोर्ट्स की सर्विसेज किसी दूसरे कंट्री की जो सर्विसेज हैं उनसे ले रहे होते हैं, तो ऐसे में सर्विसेज तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम हर साल उनको एक अच्छा अमाउंट पे कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी सर्विसेज अच्छी हों। दूसरी जानब जो बताया जा रहा है कि जी 15 लाख से ज़्यादा नेपाल से लोग पाकिस्तान आते हैं, और जो बताया जा रहा है कि 100 दुनिया के बड़े पहाड़ों में 62 पहाड़ पाकिस्तान के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान सयाहती मकामात का एक सबसे बड़ा मरकज बन चुका है। अब दुनिया भर से लोग यहाँ आएंगे, अब जब दुनिया भर से लोग यहाँ आने लगेंगे तो डेफिनेटली भी एयरपोर्ट्स पे रश बढ़ जाएगा। उसके लिए हमारे पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए, हमारे पास वो सर्विसेज होनी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर लोग एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे होते हैं एयरपोर्ट्स पे। तो उसके लिए बड़ा अच्छा एक इकदाम किया जा रहा है, जिसपे खास करके जो कायमा कमेटी ने एक बड़ा फैसला किया है कि जी अगर हम आउटसोर्स कोई चीज़ कर भी रहे हैं तो ज़रूरी यह है कि फिर हम इस चीज़ पर नज़र रखें कि खास करके हमें सर्विसेज अच्छी मिले। इससे ना सिर्फ मुल्क के सरमायाकारी में इजाफा होगा, बल्कि जितनी सयाह हमारे मुल्क आएंगे और उनकी वजह से मुल्क का नाम भी रोशन होता हुआ दिखाई देगा। और उसके अलावा हमारे मुल्क में सरमायाकारी में भी जैसे आपने कहा कि इजाफा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अब तो हमारे यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट्स भी जाने लग गई हैं, पेरिस जाने लग गई हैं, यूरोप जाने लग गई है, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। और जब से पीआईए की निजकारी हुई है उसके बाद से पूरी कोशिश ये की जा रही है कि अब पीआईए को और बेहतर बना दिया जाए। अच्छा जी, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर 2 जगह अगर फ्लाइट्स उतरती हैं तो उसका जो एक ऊपर से देखने वाला व्यू है वो सबसे ज्यादा फेमस है। एक स्विट्जरलैंड का और दूसरा जो है वो सवात का है। आपने भी सवात का सफर किया है? सवात जी एक बार तो बाय रूट किया होगा, क्योंकि जाहिर है अक्सर हमेशा हम देखते हैं कि मौसम की जो खराबी उसकी वजह से फ्लाइट्स नहीं चल रही होती, लेकिन सवात का अगर आप जाना चाहते हैं सवात तो आपने जो है वो अगर देखें आप बाय फ्लाइट जाएंगे तो आपको ऊपर से व्यू बहुत ही खूबसूरत लगेगा और वो जन्नत का नज़ारा है। तो जी सयाहती मकामात जो पाकिस्तान के ना उसको अगर आपने इंजॉय करना है तो ना सिर्फ आप वॉक करते हुए भी जाएं, आप अगर बाय ट्रैवल समझ लें कि बाय बस जा रहे हैं या आप किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं, लेकिन जाना जरूर है। उसकी वजह यह है कि जब तक अपना ही मुल्क आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा कि कितना खूबसूरत है। क्या कहते हैं? एग्जैक्टली ऐसा ही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि
अभी सर्दियां चली जाएं फिर उसके बाद कुछ सोचेंगे, क्योंकि इस टाइम वहां पर बहुत शदीद बर्फबारी हो रही होती है। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए यूरोप और बाकी रास्ते भी हमारे लिए खुल गए हैं, हफ्ते की 490 परवाजें होती हैं। और फिर उसके साथ साथ ये जायजा भी लिया जा रहा है कि कौन कौन से रूट्स हैं जो कि नुकसान में जा रहे हैं या जो नुकसान दे रहे हैं, तो फिर ऐसे रूट्स को बहाल भी किया जाएगा उनकी देखभाल के लिए। फिर उसके बाद चित्राल में जो है सियाहत को फरोग देने के लिए भी इसके जो मसाइल हैं उनको भी हल किया जा रहा है। सही। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सवात चले जाऊँ और छुट्टियां ले लूँ। चले जाएं, आप जाएं, यहाँ मैं प्रोग्राम अकेले करूँगी, आप जाएं। लेकिन अगर मैं सवाल चला गया और मैंने छुट्टी ले ली तो फिर वहां पे फिर एक बात आ जाएगी, जिस तरीके से बीमारी की छुट्टी लेने पर लाइव लोकेशन भेजने का मामला सामने आया। तो जी अगर मैं चला भी गया ना तो फिर फरा मुझे कहेंगे चले जी आप तो बीमारी की छुट्टियां लेके गए, आप जरा दिखा दें आप लाइव लोकेशन कहाँ पर, ऐसे कुछ मामला था। ऐसे ही होगा, क्योंकि देखिए अब ये जो स्टोरी है ना ये बहुत अच्छी है, मैं शेयर नहीं करना चाह रही थी लेकिन मुख्तार ने कहा चले कर देते, क्योंकि फिर हमारी भी पकड़ हो जाएगी कभी अगर हम छुट्टी ले लें। तो बीमारी की छुट्टी लेने पर जो है वो लाइव लोकेशन मांग ली गई मुलाजिम से। भारत में वर्क कल्चर एक बार फिर शदीद तनकीद की जद में आ गया है, जब कंपनी के पास बीमारी की छुट्टी मंजूर करने के लिए मुलाजिम से उसकी लाइव लोकेशन मांग ली गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक मुलाजिम ने सोशल मीडिया पर वाकया बयान करते हुए कहा कि भारतीय वर्क कल्चर पर सवाल भी उठाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर वायरल होने वाली एक ही पोस्ट जिसका उन्वान था क्या लाइव लोकेशन मांगना दुरुस्त है, में मुलाजिम ने बॉस की व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें बॉस ये दावा कर रहा था कि मुलाजिम की लाइव लोकेशन लेना HR पॉलिसी का हिस्सा है। वायरल होने वाली पोस्ट के मुताबिक मुलाजिम शदीद सर में दर्द के बाइस एक दिन की छुट्टी लेकर गया था। क्या बात है, एक दिन की छुट्टी पे इतना बड़ा वतीरा खड़ा कर दिया है। कोई बात नहीं, एक दिन तो चलता है, चले एक हफ्ता भी अगर कोई लीव्स पे जा रहा है। वैसे ही सालाना हम देखते हैं कि जो छुट्टियां इदारों में मिल जाती हैं, तो अगर आप कोई प्लान कर कहा जाता है CL जो मतलब होती है हर इदारे में, तो क्या भारत के पास इस तरह की कोई पॉलिसीज नहीं पॉलिसीज होंगी, लेकिन वही वाली बात है ना कि जी लाइव लोकेशन जो मंगवाने का पता है शक व शुबहात ज्यादा होंगे, या हो सकता है कि वो शख्स जिसने ये बात बार बार छुट्टी करता होगा। लेकिन ये तरीकेकार बड़ा जबरदस्त है कि भाई लाइव लोकेशन मंगवा ली जाए, हमारे अचार ना सुन ले। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम जब ये हर जगह जा रहा है, अब हर जगह HR का रूल ना बन जाए कि जी आपने लाइव लोकेशन जरूर देनी है। जी अब हम चाह रहे थे कि ये जो खबर है वो आप तक ना पहुंचाई जाए ताकि हर कोई जो है वो फिर अब मुतनब्बे हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं हो जाए। अब आगे बढ़ेंगे और सर्दियों की बात हो रही, तो सर्दियों की बात की अगर हम देखें जिस तरीके से बता रही कि सर्दियाँ बढ़ जाती हैं तो और क्या क्या मसाइल होते हैं। बिल्कुल बस मसाइल होते हैं, ड्राइनेस बढ़ जाती है, खुश्की हाथ पैरों पे आ जाती है, लिप्स आपके ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बॉडी पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो आप इस हवाले से कोई आज हमें टिप देने वाले थे मेरा ख्याल है, या नहीं? मैं टिप आपको दे रहा हूं। आपने कल भी हमें इतनी अच्छी टिप दी थी ना। अच्छा जी, कल वाली जो टिप थी वो तो बड़ी जबरदस्त थी स्किन के हवाले से, लेकिन आज जो हमें बताया जा रहा है, जो खास करके जो पूरी टीम में काम कर रही होती है, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त हमारी नाजरीन के लिए बताना है कि जी नाजरीन जो कि खास करके अब इस मौसम में हम देख रहे हैं कि जी जो नाजरीन है वो अब प्रॉब्लम में जो है ना मुब्तला हो चुके हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि वो जो लिप्स हैं, ये जो होंठ कहते हैं, ये खुश्क हो जाते हैं। बच्चों के भी होंठ आपने देखा कि जी वो बड़े खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो बड़े कभी कभी जो उसमें से खून भी रिसता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए बड़े अच्छा सा एक हल है। वैसे तो वैसलीन का इस्तेमाल लोग कर लेते हैं, लोग ऑयल लगा लेते हैं, लेकिन जो एक ऐसा रेमेडी बताई जा रही है कि जी सर्दियों में ठंडी और खुश्क हवा होंठों की कुदरती नमी छीन लेती है, जिसके नतीजे में होंठ जो है वो फटने लग जाते हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है, जलन का शिकार हो जाते हैं। फिर बच्चे अगर जैसे कोई मिर्ची वाली चीज़ भी खा ले तो बच्चों को बड़ी ज़्यादा जो है ना वो तकलीफ भी होती है। तो भाई उनसे बचने के लिए उन्होंने बताया कि जी या तो आप पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करें। अक्सर बेशतर ऐसा भी होता है कि आप पेट्रोलियम जेली के अंदर जो है ना कुछ ऐसी चीज़ों से शहद डाल लें या उसके अंदर अर्क के गुलाब मिला लें, तो इससे भी आपके होंठ जो है ना बड़े ज़बरदस्त से रहते हैं, और बल्कि उसकी जो कहेंगे ना कि जी रेडनेस है वो भी बरकरार रहेगी। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि अगर ये बताया गया है नुस्खे में कि गुलाब और दूध, अगर इन दोनों को जो है ना गुलाब और दूध को अगर मिला लिया जाए और उसका कोई एक मिक्सचर बना लिया जाए तो वो भी लगाया जा सकता है। ऐसा है कि इसमें फायदा है, क्योंकि सर्दियों में जो है ना वो एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है हमें हमारी स्किन की, और स्पेशली अब तो बहुत ज्यादा जो है ना प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट्स में, लिप बाम हो गए या इस तरह की। अब वैसलीन से बात बहुत आगे चली गई है, मॉइस्चराइजर्स कॉस्मेटिक की बात है और खवातीन पीछे रह जाए ऐसा तो हो भी नहीं सकता। तो अब बोलना तो पड़ेगा ना, मुझे भी बताना तो पड़ेगा कि भाई देखिए अब मॉइस्चराइजर्स की बहुत बड़ी जो ना
बहुत ज़्यादा क्वालिटी आ गई है मार्केट में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर अच्छी चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाए ना, क्योंकि अब हमारे पास घरों में हमने वैसलीन लगा ली, हमने लोशन लगा लिया, इस सिर्फ इस तक बात नहीं रह गई। आप दूध, अगर जैसे हम दूध की बात कर रहे थे, तो आप दूध सिर्फ फेस पे भी आप लगा सकते हैं, उससे भी जी, सिर्फ कच्चा दूध आप अपने ना क्या कहते हैं, कॉटन पैड्स जो होते हैं उनसे आप अपने फेस पे लगा लें, वो बहुत अच्छा क्लेंजर के तौर पे काम करता है। और लिप बाम्स आजकल चल गए हैं, उसके अलावा बहुत सारी मेडिकेटेड चीजें भी मिल जाती हैं इजीली मार्केट्स में, जो कि ड्राइनेस से या इस तरह की चीजों को खत्म करने में हेल्प करती है। लास्ट टाइम बताते कि लीमू को जो है वो रगड़ ले आप कपड़ों पे तो वो दाग निकल जाता है, तो वो इसी तरीके से बता रहे हैं कि लीमू और शहद का भी इंतजाम, मतलब इनको भी देखिए, अगर आप लेमन को अगर आप फटे हुए होठों पे लगाएंगे तो मेरा जहां तक ख्याल है कि उससे जो है ना थोड़ी सी तेजी और थोड़ी सी आपको जलन। अच्छा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि शहद में मिला के लगाएं। शहद में मिला के आप शहद आप वैसे भी लगा सकते हैं, शहद में आप थोड़ा सा हल्दी डाल लें, थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल लें, वो चीज़ें आप डाल के भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी अच्छी एक रेमेडी हो जाती है ना। अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छे से बताया कि अगर होठों की रंगत मान पड़ गई हो तो 1 चाय का चमचा लीमू का रस और शहद मिलाकर होठों पर लगाएं। चंद मिनट के बाद नम कपड़े से साफ कर लें और फौरन लिप बाम लगा लें। इस नुस्खे से ना सिर्फ खुश्की कम होगी बल्कि होठों की रंगत लेमन भी और अच्छा देखिए, कॉफी और शहद जो है ना, ये दो चीजें भी बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, ये भी जी स्किन के लिए। आप कॉफी का शुगर का स्क्रब बना लें, आप अपने लिप्स पे शुगर का स्क्रब कर सकते हैं कॉफी के साथ, तो थोड़ा सा जो ना वो आपको जो आपकी डिहाइड्रेशन होती है ना वो भी खत्म कर देगी। बेहतरीन। अच्छा जी, अनार के रस के हवाले से बताया जा रहा है कि अनार का रस है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चाय का चमचा अनार का रस लें और 1 चाय का चमचा शहद लें, दोनों को मिक्स करें और इसे होठों पर लगाएं, 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है वो आपको पता है? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा पानी। ठीक है। पानी मतलब सर्दियों में बिल्कुल नहीं पीते हैं, बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस में इजाफा हो जाता है, तो पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी, कम से कम दिन में 8 गिलास पानी पीने चाहिए हमें। जी, ऐसा ही है। अगर आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है और डिहाइड्रेशन से बचाना है तो आपने 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना है रोजाना की बुनियाद पे। सर्दी में सही है, नहीं पिया जा रहा होता क्योंकि मौसम ऐसा होता है, लेकिन जरूर पीना है आपने। इसके साथ साथ एक और चीज हमने देखी थी, जो एक और मैं आपको कहता हूँ ना कि हमेशा जब आप टिप की बात करती हैं तो मैं कहता हूँ मैं भी एक टिप दे ही दूं। स्किन की ग्लो के हवाले से आपने कहा, तो आपने देखा कि चुकंदर का जो कलर होता है वो हर चीज पे आ जाता है, हाँ जी, तो चुकंदर को अगर आप उबाल लें और उबालने के बाद उसको जो है वो मैश कर लें और किसी कपड़े में छानने के बाद ना उसका रस निकाल लें, वो रस अगर आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो उससे आपको वो जो लड़कियां कहते हैं ग्लो, रेड ग्लो करना है, पिंक वो ग्लो जो करना होता है उसके लिए बड़ा जरूरी होता है। अच्छे टिप्स लेकर आते हैं। टिप जो है ना कि खैर मेरी अपनी नहीं होती है, मुझे भी नहीं था पता। ये जो टिप है ना, ये सारी टिप्स हमें जब हम ये वो कहते हैं ना कि जी बैठते हैं और जो डिस्कशन होता है कि जी आज कौन सा नुस्खा करना है या आज कौन से आप लोगों ने रेमेडीज बतानी है, तो ऐसी रेमेडीज मैंने भी पढ़ ली थी। मैंने कहा चले आप लोगों को बता दूं ताकि कुछ किसी का अफाका, कोई किसी न किसी का तो अफाका हो ही जाएगा। लेकिन अब मेरे ख्याल से वक्त भी बहुत ही मुख्तसर सा है और अब हम इजाजत की जानिब बढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। लेकिन हमें आपकी फीडबैक का बहुत ज़्यादा इंतजार रहेगा। पिछले हफ्ते का भी हमारे पास फीडबैक आया था जिसमें बहुत सारे और भी सवाल और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी बताई गई हैं जो आने वाले वक्तों में करेंगे। गेस्ट के हवाले से कहा गया तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मजीद गेस्ट से आपकी मुलाकात भी करवाते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, इंशाल्लाह ताला कल फिर हम आपके साथ होंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट।